नेचुरली ज़िंदगी सबको प्यारी होती है और जब आपकी टीम वहाँ पहुँचती होगी तो उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, तो कभी लोग जो हैं वो भड़क भी जाते होंगे कि पहले आप हमारा कीजिए जैसे। जी जी जी। तो उस समय क्या सिचुएशन को कैसे संभालते हैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह की सिचुएशन संभालना। इसीलिए हमारे को साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग लेना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पुलिसिंग में तो ये बहुत अक्सर होता है इनफैक्ट, बट SDRF थोड़ा सा इस तरह का पॉजिटिव काम है कि आप सिर्फ बचाने ही जा रहे हो। एक तरफ आप पूरा ज़िला संभाल रहे हो, उसके बाद फिर एक अलग क्षेत्र ही हो गया, कह सकते हैं कि एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गई कि आप कानून व्यवस्था से हटकर लोगों की ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर के मदद कर रहे हो। SDRF में आप SP हैं, कितना फ़र्क मानते हैं? थोड़ी नर्वसनेस तो लाजमी है, क्योंकि इससे पहले मैं जैसे मैंने कहा कि इतने टाइम से लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिसिंग में थोड़ा एक कंफर्ट लेवल भी होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी होती है किस तरह से काम होगा। और उसके बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ना केवल एक रिसेंटली एस्टैब्लिश नई ऑर्गेनाइजेशन है, पर साथ ही साथ उसकी फील्ड ही टोटल डिफरेंट थी। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि टेक्नोलॉजी साथ ना दे और कहीं आप समय रहते पहुंच पाते तो कोई बच जाता, लेकिन लेट पता चला, या आपके सामने कोई ऐसी किसी ने अपनी जान गंवाई हो, इस तरह कभी कभी वाक़या आपके सामने हो? पर एक इंजर्ड व्यक्ति को उठा के वापस लाना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक हम वापस आते हैं, अनफॉर्चुनेटली नीचे तक पहुँचते पहुँचते उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अभी कुल्लू मनाली में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, मणिमहेश में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इनमें से आप क्या देखते हैं, सबसे चैलेंजिंग जो है आपके लिए कौन सा क्षेत्र रहा? मणिमहेश का जो है वो एक बहुत चैलेंजिंग मेरे को इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा 15,000 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ फंसे हुए थे, वो सभी जीवित थे। अगर हम और उसमें देरी करते तो और नुकसान भी हो सकता, जाने जा सकती। अच्छा, जब से आप SP बने SDRF के, जी, कौन कौन से मेन ऑपरेशन जो है आपने किए हैं बतौर SP? 2024 में लकीली जब मैंने ज्वाइन किया था तो इतने बड़ी आपदाएं पूरे प्रदेश भर में एटलीस्ट नहीं आई थी। समेज का जो एक इंसिडेंट हुआ था वो बहुत अभी तक जहन में सभी के होगा भी, जिसमें 21 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। वो एक मेजर ऑपरेशन था जो हमारा 2024 में हुआ। 2 इंसिडेंट्स के बारे में आपको बताऊं तो थुनाग और गोहर जंजैली, ये पूरा एरिया जब एक क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आया था, लैंडस्लाइड्स की चपेट में आया था, वो एक बहुत चैलेंजिंग पीरियड था पूरी SDRF के लिए और मेरे लिए खुद भी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मोहित डायरीज़ के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास मेहमान मौजूद हैं। 2013 के IPS ऑफिसर अरिजीत सेन ठाकुर, जो इस समय हिमाचल प्रदेश में तैनात हैं बतौर SDRF SP। इससे पहले अरिजीत सेन ठाकुर जो है कई अहम पदों पर रहे हैं और अपनी सेवाएं दी हैं और एक दबंग अधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं पुलिस महकमे में। बहुत बहुत स्वागत आपका मोहित डायरीज़ में। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आपकी अगर इंट्रोडक्शन लूँ तो आपने 2013 में आपकी जब आप पुलिस फोर्स में आए बतौर IPS, तो कहाँ कहाँ आपकी तैनाती रही, और SDRF से पहले क्या आप किसी ज़िले के SP भी रहे? मैं 2013 में के बैच ऑफ IPS में ज्वाइन किया था। हिमाचल प्रदेश का काडर मेरे को मिला और उसके बाद मेरी ट्रेनिंग जो है सबसे पहले कांगड़ा ज़िले में हुई थी। फिर मेरी पहली पोस्टिंग जो है एज ASP मंडी ज़िले में रही। एडिशनल SP में शिमला में रहा। मैं माननीय महामहिम गवर्नर साहब का ADC रहा। फिर उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग बतौर SP हमीरपुर ज़िले में हुई और उसके बाद मैं SDRF में आने से पहले SP रहा ज़िला ऊना का। जी, काफ़ी फ़र्क है। अगर SP की बात कर लें, एक तरफ आप पूरा ज़िला संभाल रहे हो, उसके बाद फिर एक अलग क्षेत्र ही हो गया, कह सकते हैं कि एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गई कि आप कानून व्यवस्था से हटकर लोगों की ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर के मदद कर रहे हो। SDRF में आप SP हैं, कितना फ़र्क मानते हैं आप? देखिए, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। डिज़ास्टर रिस्पांस या डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक अम्ब्रेला टर्म है सभी इन एक्टिविटीज़ के लिए, वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और उसका अनफॉर्चुनेटली मेरे को कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था इस पोस्टिंग में आने से पहले। क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बहुत रीसेंट फिनोमेना है। 2005 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ही केंद्र सरकार ने लागू की थी, तो 2005 एक बहुत बड़ा टाइम नहीं है इंडिया के जैसी बड़ी कंट्री के लिए।
और एसडीआरएफ भी 2020 में सेटअप हुई हमारे स्टेट में। तो एक बिल्कुल नई फील्ड थी। मेरा पिछला लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो पुलिसिंग में, लॉ इन्फोर्समेंट में रहा है। बट ये जो ट्रांजिशन मुझे मौका मिला है एसडीआरएफ में आने का, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज भी था और एक नई फील्ड का मेरे को एक्सपोजर ज़रूर मिला इससे। और आई थिंक ये मेरे प्रोफेशनली मेरे को इसका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। लेकिन जब ऑर्डर आपके हाथ में आए होंगे तो एक कन्फ्यूजन तो रही होगी माइंड में कि काम क्या होगा, कैसा होगा। जी जी बिल्कुल, वो तो था ही। बिल्कुल इससे पहले और थोड़ी नर्वसनेस तो लाजमी है, क्योंकि इससे पहले मैं, जैसे मैंने कहा कि इतने टाइम से लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिसिंग में थोड़ा एक कंफर्ट लेवल भी होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी होती है किस तरह से काम होगा। और उसके बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ना केवल एक रिसेंटली एस्टैब्लिश नई ऑर्गेनाइजेशन है, पर साथ ही साथ उसकी फील्ड ही टोटल डिफरेंट थी। तो इनिशियल कुछ महीनों के लिए तो मुझे काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पे जो है काफ़ी पढ़ाई लिखाई दोबारा से करनी पड़ी। इट इज़ लाइक स्टार्टिंग फ्रेश। बट ये एक्सपीरियंस जिसको मैंने, जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद ही कभी मिलता है कि जहाँ पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में शुरू से जुड़े भी हों और एक नई फील्ड जो है पुलिसिंग के अंदर आप एक्सप्लोर कर पाएँ। अरिजीत जी, एसडीआरएफ की अगर बात करें तो क्या काम क्या रहता है एसडीआरएफ का स्टेट में, क्योंकि स्टेट की फोर्स है। जी जी जी। तो क्या काम रहता है मुख्य? देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जैसे मैंने कहा 2005 में जब सेटअप हुई थी, उससे पहले काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे आप सुपर साइक्लोन्स मान लें, उड़ीसा में हुए, गुजरात में भुज अर्थक्वेक्स हुए, केदारनाथ का इंसिडेंट बहुत हमारी जहन में अभी भी है। उसके बाद धीरे धीरे जो है एनडीआरएफ का एक सेटअप हुआ विद इन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। जी। और एनडीआरएफ के बाद जो है ये डिसाइड हुआ कि सभी स्टेट्स के पास भी एक अपनी इंडिपेंडेंट फोर्स होनी चाहिए जो कि डिज़ास्टर के दौरान प्रदेश में जो है एक रिस्पांस दे सके स्पेशलाइज तरीके का। तो उसके बाद जब ये एसडीआरएफ सेटअप हुई है तो आई थिंक रिस्पांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ पिछले 15 सालों में हुआ है। स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स का मेन मोटिव यही है कि वो डिज़ास्टर के दौरान, डिज़ास्टर शब्द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर डिफाइंड है, डिज़ास्टर के दौरान जो है वो अपनी एक स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो है वहाँ प्रोवाइड करें जहाँ डिज़ास्टर हुआ है। ये रिहैबिलिटेशन में, कम्युनिटी को तैयार होने में, यानी तैयार करने में, डिज़ास्टर से डील करने के लिए, इन सब चीज़ों में भी हम इन्वॉल्व हैं। अच्छा। सो सिर्फ डिज़ास्टर के दौरान किस तरह से हमने प्रतिक्रिया करनी है या मोचन करना है, सिर्फ उसी का काम नहीं है। हमको प्रिपेयर करना है कम्युनिटी को, और इंसिडेंट होने के बाद किस तरह से हम रिहैबिलिटेट करेंगे लोगों को, उसमें भी हमारा एक अहम मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिज़ास्टर मतलब यही नहीं कि कहीं बादल फटा और वहाँ पर प्राकृतिक जो आपदा कहें, उसके अलावा भी जो और चीज़ें हो रही हैं या एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या कुछ, बिल्कुल कहीं पे भी कुछ भी ऐसी घटना हो रही है जहाँ पर मानव जीवन को अगर खतरा है तो वहाँ पर एसडीआरएफ है। जी जी जी, ना केवल मानव जीवन, इनफैक्ट हमने अपने ऑपरेशंस में जो है जानवरों की एक क्षति बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इकोनॉमिक लॉस है, प्रॉपर्टी लॉस के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमारा कोर एरिया वही है, पर इस आपदा से पहले और इस आपदा के बाद भी हमारा एक बहुत अहम रोल रहता है। जी। अच्छा, जब से आप एसपी बने एसडीआरएफ के, जी, कौन कौन से मेन ऑपरेशंस जो है आपने किए हैं बतौर एसपी ग्राउंड जीरो पर? देखिए, मेरे यहाँ ज्वाइन करने से पहले, जैसे मैंने कहा 2020 में जब एस्टेब्लिश हुई थी, उससे पहले 2023 का एक जो साल था वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था, या एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ था पूरे स्टेट के लिए। बहुत बारिश हुई थी। जी जी, काफ़ी बारिश हुई थी और वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। 2024 में लकीली जब मैंने ज्वाइन किया था तो इतने बड़ी आपदाएं पूरे प्रदेश भर में एटलीस्ट नहीं आई थी। समेज का जो एक इंसिडेंट हुआ था वो बहुत अभी तक जहन में सभी के होगा भी, जिसमें 21 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। वो एक मेजर ऑपरेशन था जो हमारा 2024 में हुआ। पर 25 में अभी तक का साल जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। जैसे सभी को आपको मालूम है, ना केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरा नॉर्थ इंडिया, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सारा अफेक्टेड है इस बाढ़ से। तो इसमें हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे हैं। और ख़ासकर इसमें अगर मैं 2 इंसिडेंट्स के बारे में आपको बताऊं तो थुनाग और गोहर, जंजैली, ये पूरा एरिया जब एक क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आया था, लैंडस्लाइड्स की चपेट में आया था, वो एक बहुत चैलेंजिंग पीरियड था पूरी एसडीआरएफ के लिए और मेरे लिए खुद भी। और साथ ही साथ जो अभी रिसेंटली हाल ही में मणिमहेश यात्रा में जो इंसिडेंट्स हुए, वो एक बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशंस थे, जिनको मैं ये जान के आपको बता के भी खुश हूँ कि हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा उसमें काम किया। पर दीज आर द 2 जो मेरी जहन में बहुत आसानी से आ रहे हैं। तो जब ऐसी कोई चीज़ हो जाती, घटना हो जाती है जी, तो
और जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आंखें जो देखती हैं, हाले बयान, वो किस तरह से क्या नज़र आता है उस समय? मान लीजिए अभी थुनाग की आपने बात की, तो वहाँ पे तो बहुत कह सकते हैं कि भयंकर एक प्राकृतिक आपदा ने अपना रूप दिखाया। जी जी। तो आप जब वहाँ पहुँचे, क्या देखा आपने उस समय? देखिए, पुलिसिंग के करियर में ये ज़रूर है कि आप जो है अक्सर ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि एक आम इंसान नहीं देख पाता, जिसमें लोगों के रोड एक्सीडेंट्स हो गए, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, तो मतलब वो काफ़ी एक एटलीस्ट एक आम आदमी को जो कि प्रोफेशनली पुलिस से नहीं जुड़ा है, एक बहुत दिल दहलाने वाली सिचुएशन हो सकती है। पर डिज़ास्टर प्रोन एरिया को, जिसमें एक एंटायर मार्केट, मतलब पूरा मार्केट, पूरा बाज़ार, पूरा गांव, पूरा इलाका जो है वो इस तरह की आपदा की चपेट में आ गए, वो भी एक बहुत डेंजरस और ख़तरनाक एक्सपीरियंस है जो कि मेरे को पहली बार फर्स्ट हैंड मिला जब मैं थुनाग गया। वहाँ पे कुछ हम जब रास्ता तो खैर था ही नहीं, पगडंडियाँ बनी हुई थी, हम लोग जा रहे थे, कुछ लोग बाहर से भी वहाँ पे फंसे हुए थे जो इस बाढ़ग्रस्त एरिया से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ लोकल लोगों से मेरी बात हुई, उनके घर जो है वो किस तरह से बचे हैं, उनकी सारी संपत्ति, सारा सामान जो है वो तो जा ही चुका है। और उस मंज़र को जब मैंने देखा, जिस तरह से गाड़ियाँ एक तिनके की तरह, जिसको बोलते हैं एक कबाड़ की तरह हो चुकी थी, तो उससे मेरे को एहसास हुआ कि ये कितना ख़तरनाक मंज़र रहा होगा जब भी जिस शाम को ये हुआ था, जिस रात को हुआ था। और जब हम थुनाग बाज़ार में पहुँचे तो वहाँ पे आप ऐसे समझिए कि किसी नई दुनिया में जाने वाला एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पे मैं पहले भी गया हूँ थुनाग, वहाँ पे जाने का मेरे को मंडी में काम करने का मौका मिला है, आपदा से पहले गया हूँ। और उस एरिया बहुत सुंदर एरिया है, बहुत अच्छा बाज़ार भी था उसका, पर वो जो ज़मीन का स्तर था वही एक लेवल, इसको समझें आपकी एक फ्लोर जो है पूरा मिट्टी के नीचे दब चुका था। और लोगों की वहाँ पे व्यथा देख के मुझे काफ़ी एहसास हुआ कि ये बहुत ही डेंजरस मंज़र रहा होगा जब रात को उन्होंने किया होगा या देखा होगा ये क्लाउड बर्स्ट का फ्लो आता हुआ। आपने देखा तो उससे पहले ऐसा मंजर? नहीं, मैंने इस तरह का स्केल का नहीं देखा। हमने देखा है कि कहीं एक्सीडेंट्स हुए हैं, कहीं पे कोई ऐसी बाढ़ वगैरह आई है, बट ऐसा मंजर कि जो आप जहाँ आप पहले गए हो नॉर्मल सिचुएशन में और उसका एक हाल ही बदल गया है। कोइंसिडेंटली मेरे साथ जो लड़का गया था उसका घर भी वहीं जंजैली का था, मतलब वो थुनाग एरिया का ही था। वो अपने इमोशंस ही कंट्रोल नहीं कर पाया जब उसने देखा कि वो SDRF में मेरे साथ काम करता है। तो जब वो मौके पे मेरे साथ हम 3 लोग थे, हम जब वहाँ पे बाज़ार के पास पहुँचे तो वो अपने इमोशंस ही कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि उसका घर तो डैमेज गया ही था, बट उसने तो बचपन अपना उस बाज़ार में काटा था, तो वो काफ़ी हिल गया था उस मंज़र को देख के। तो वो काफ़ी भयावह था, ये तो बिल्कुल सही बात है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी, तो कैसे जी, शुरू किया फिर ऑपरेशन वहाँ पर आपने? देखिए, सबसे पहले तो जब हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये इस तरह का इंसिडेंट आया, तो हमने सबसे पहले अपनी टीमों को वहाँ से भेजा। मंडी में हमारी SDRF की टीम जो है तैनात रहती है। वो एक टीम तो मेरे से पहले पहुँच गई थी, मतलब काफ़ी पहले इंसिडेंट पे साइट पे थी। एक सपोर्टिंग टीम हमारी बाद में आई। फिर जब हमको एहसास हुआ कि ये स्केल इतना बड़ा हो चुका है, तो उसके अगले ही दिन जो है मैं खुद भी वहाँ के लिए रवाना हुआ। जैसे मैंने कहा, सड़कें एक स्थान के बाद तो थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, बल्कि इनफैक्ट उनका नामो निशान नहीं था। तो हम पैदल जो है वहाँ पे 23-24 किलोमीटर पैदल चल के किसी तरह वहाँ पहुँचे। लोग ज़्यादातर जो है वापस आ रहे थे, तो हम वहाँ पे जा रहे थे, बट सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी, पगडंडियाँ भी नहीं बची थी, मतलब इतना बुरा हाल था। तो वहाँ पहुँच के सबसे पहला काम तो हमारा, NDRF भी वहाँ पहुँच गई थी, सबसे पहला काम तो हमारा यही था कि हमारी टीम का जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमारे पास ना बिजली थी, ना फ़ोन कनेक्टिविटी थी। कौन टीम कहाँ पे तैनात है, कौन टीम क्या ऑपरेशन कर रही है, उसका जानकारी लेना भी थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट हो रहा था। पर हमारे पास, हमने सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से जो है ये कम्युनिकेशन सेटअप करने का सबसे पहला काम किया, ताकि बाहर क्या हो रहा है उसकी, या अंदर क्या हो रहा है उसकी जानकारी हम आदान प्रदान कर सकें। हमारे जो टीम मेंबर्स थे वहाँ पे, वो वैसे तो हमारी टीम जो है अकेले काम करने में सक्षम रहती है, पर फिर भी उनको कोई इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, कोई आपदा से रिलेटेड जो हमारे इश्यूज़ हैं, जैसे रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी एक हमारा एक मेजर इशू रहता है। तो NDRF और SDRF की टीम मिलके जो है, हमने सबसे पहले तो एक ब्रीफिंग करना जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, ताकि क्लियर हो जाए किसका एरिया कहाँ पे रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये थुनाग एरिया भी काफ़ी बड़ा है और ये 3 सब डिवीजन्स का मामला था। मतलब अपने जवानों को ब्रीफिंग करके तो उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके काम की कौन कहाँ जाएगा, NDRF की टीम कहाँ जाएगी, SDRF की टीमें कहाँ जाएंगी, सबसे पहला काम तो हमारा यही था।
और रोज़ शाम को हम जाके, क्योंकि वहाँ पे लाइट सिग्नल कुछ नहीं था, तो रोज़ शाम को आके हम डिब्रीफिंग लेते थे, क्या किसने कहाँ क्या क्या काम किया उसके ऊपर चर्चा की। बट आई थिंक वहाँ पे प्रेजेंस होने से ये है कि कोऑर्डिनेशन बहुत ईजी रहा हमारा एनडीआरएफ और रिस्पांस फोर्सेस के बीच में। अच्छा, कितना दिन चला था ऑपरेशन वहाँ पर? देखिए 3 दिन तो वहाँ पे बिजली और कनेक्टिविटी नहीं थी। उसके बाद सड़कें भी खुल गई थोड़ी सी, तो इसलिए बाहर से लोग आने लगे। बट मेन ये हमारे 2 दिन 3 दिन का जो पीरियड था, उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा था, क्योंकि हमको र्यूमर्स भी आ रही थी कि यहाँ पे ये बह गए, यहाँ पे वो बह गया। जब तक मौके पे ना पहुँचे तब तक ये वेरीफाई करना भी बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था। तो इसलिए हमारी टीमों को डिस्ट्रीब्यूट करके कि आप यहाँ जाएँ, आप वहाँ जाएँ, और उनकी ब्रीफिंग लेके हमको ये पता चला कि किस तरह के रिसोर्सेज, किस तरह की राशन, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स लोगों की है। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के पास। जैसे एक जगह से हमको पता चला कि बच्चों के कपड़े वहाँ पे नहीं बचे थे, जो छोटे बच्चे हैं खासकर, क्योंकि सब कुछ भीग चुका था बाढ़ में, या तो बह गया या फिर सब कुछ गीला था। और गीले कपड़ों को बच्चों को पहनाना जाहिर सी बात है कि एक पॉसिबल नहीं था, तो वो बच्चों के कपड़े एक बहुत मेजर इशू था। फिर दवाइयाँ, खासकर जो डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट है उनकी कईयों की ख़त्म हो चुकी थी, तो उन तक दवाइयाँ पहुँचाना। तो ये फीडबैक जो है हमारी टीम्स के द्वारा ही मिल रही थी, क्योंकि फ़ोन पे या खुद जाके तो बात करना संभव था ही नहीं। लेकिन बड़ा मुश्किल है जिस इलाके में लाइट भी ना हो और जो मोबाइल टावर्स हैं वो भी काम नहीं कर रहे, तो कम्युनिकेशन करना और उसको करना किस तरह से मैनेज किया फिर आपने? देखिए आज के ज़माने में जब हम इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, इन्फॉर्मेशन अगर हमको ना मिले तो हम बहुत अक्सर नर्वस हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। र्यूमर्स भी फैलते हैं। तो हमने टीम्स को यही कहा था कि आप जाके वहाँ पे अगर उनसे मिलें तो ये चर्चा ज़रूर करें कि हम राज्य सरकार की ओर से गवर्नमेंट एजेंसी होने के नाते आपसे आपकी हेल्प करने यहाँ पहुँचे हैं। और उससे भी आई थिंक काफ़ी लोगों को जो है ये विश्वास हुआ कि हम जो है वो काम कर रहे हैं, या राज्य सरकार और राज्य सरकार की एजेंसीज़ काम कर रही हैं। पर कम्युनिकेशन का तो वही पुराने ज़माने का शायद कभी रहा होगा, जब एक आदमी आता था एक आदमी जाता था, वही एक मैकेनिज़्म था। सैटेलाइट फ़ोन्स थे हमारे पास, बट वो एक हमारी एक बेस कैंप लोकेशन पे ही थे। टीम्स के साथ वो भेजना भी कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो रोज़ शाम को डीब्रीफिंग के दौरान हमको लोग बताते थे कि ये हमको कल अपने साथ जब हमारी टीम जाएगी इस एरिया में, तो ये चीज़ें हमको लेके जानी है। और वहाँ पे हमारा काम सिर्फ ये चीज़ करना नहीं, बल्कि वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको इमरजेंसी इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, उनकी मदद करना हमारे को ज़रूरी था। जैसे अगर ये एग्जांपल लिया जाए तो कम से कम 6 ऐसी महिलाएं थी जिनके जो प्रेग्नेंट थी, तो उनको सही जगह पे पहुंचाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एम्बुलेंस व्हीकल कुछ नहीं था इस तरह का, तो हमारी टीम्स ने जो है उनको पालकियां बना के जो है पुराने ज़माने की तरह अपनी पीठ पे उठा के जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। टेक्निकली क्या क्या ज़रूरत पड़ती है अगर इस तरह का कोई आपदा आ रही हो? टेक्निकली किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत रहती है एसडीआरएफ को, ताकि लोगों के लिए बचाव किया जा सके या राहत दी जाए? किस तरह का आप टेक्निकली देखते हैं, और क्या इसमें सुधार की भी गुंजाइश है? क्योंकि नेचुरली मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी चाहिए होती हैं आज के समय में। जी जी, देखिए अगर डिज़ास्टर रिस्पांस की बात की जाए तो हमारे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं जहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो है ट्रेन करती हैं। इसमें कोलैप्स स्ट्रक्चर में काम करना, माउंटेनियरिंग रेस्क्यू करना, वाटर रेस्क्यू करना, केमिकल और बायोलॉजिकल, इवन रेडियोलॉजिकल डिज़ास्टर्स में ऑपरेट करना, इस तरह की एक बहुत बड़ी फील्ड्स हैं जो हमको काम करना पड़ता है। तो जिस मौके पे जिस तरह का इंसिडेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी माउंटेनियरिंग रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं तो हम माउंटेनियरिंग का इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। अगर हम किसी वाटर रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं तो वाटर रेस्क्यू का इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। तो इस तरह के अलग अलग तरह के इक्विपमेंट हैं। तो अवेलेबिलिटी है या अभी और गुंजाइश है? नहीं, देखिए अवेलेबिलिटी तो हमारे पास जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो है, बट ये उस तरह का है जितना हम जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो हमारे जैसे कटर्स होते हैं जो कंक्रीट काटते हैं, पेड़ काटते हैं, वो पहले जो है बिजली वाले होते थे, फिर वो अब कॉर्डलेस आ गए, मतलब जिनको आपको उठाना इजी भी होता है, हल्के भी होते हैं। तो ये एक कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट है। हमारे पास अभी बेसिक इक्विपमेंट सारे प्रेजेंट हैं, हम और इनमें इम्प्रूव कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने हमको फंड्स भी दिए हैं, बट जैसे मैंने कहा कि इसमें स्कोप नए नए इक्विपमेंट रोज़ खरीदने का या हर साल खरीदने का एडिशन जो है वो एक हमारी प्रायोरिटी है और हम कर भी रहे हैं। प्राथमिकता क्या रहती है? मान लीजिए आप स्पॉट पे पहुंच गए, हाँ जी, और वहाँ पर लोग भी फंसे हुए हैं, कुछ लोग दब गए, जैसे हमने देखा भी अभी बहुत ही जी जी जी, कह सकते हैं कि इसको अलग सा इंसिडेंट देखने को मिला कई लोगों को पहली बार, और प्रॉपर्टीज़ हो गई, लोग हो गए। क्या प्राथमिकता है?
स्टार्टअप क्या प्राथमिकता क्या रहती है कि सबसे पहले हम यहाँ पहुँचेंगे स्पॉट पर और हम क्या करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए, अगर मैं पूरे सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन आती है कि हमको एसडीआरएफ की टीम की एक आवश्यकता है। हमको सबसे पहला जो हमारा एक सेट प्रोटोकॉल है वो ये है कि हमको ये पता करना है कि इंसिडेंट किस तरह का है। क्योंकि अगर वाटर या लैंडस्लाइड का कोई इंसिडेंट है और हम माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट ले जाएं या फिर सीबीआरएन का इक्विपमेंट ले जाएं तो वो किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहला हमको होता है इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलना। जब हमको इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलेगी तो हम इक्विपमेंट उस हिसाब का ले जाएंगे, अच्छा ले जाएंगे। मौके पे पहुंचने के बाद जो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग टीम होती हैं, चाहे होम गार्ड्स हों चाहे पुलिस के हों, वो अपना मौका तो वो उन्होंने संभाल लिया होता है, बट कई बार होता है कि कुछ लोग जो है फंसे हुए होते हैं या दबे हुए होते हैं या इन्फॉर्मेशन होती है इस तरह की। और ये अक्सर जो है हमने देखा भी है, इंजर्ड को या किसी घायल व्यक्ति को तो वहाँ से हटा लिया जाता है जब तक हमारी टीम पहुँचती है। तो हमारा सबसे पहला एक गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है डिज़ास्टर रिस्पांस में। तो हमारा सबसे पहला मोटिव यही होता है कि अगर कोई जीवित वहाँ पे व्यक्ति है तो उसको बचाया जाए, और उसके लिए हम जो है वो इमीडिएट हमारी टीम्स जो है मौके पे ये ऑपरेट करती हैं। एक ब्रीफिंग लिया जाता है छोटा सा, और उसके बाद वो ये ऑपरेट करती हैं। और वो अगर रिमूव हो जाए, अगर कोई व्यक्ति ज़िंदा बच जाए, तो उससे बड़ी सक्सेस हमारे पास कोई नहीं है। हालांकि ये कई जगह बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हम आते ही ऐसे टाइम पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो इसलिए हम अगर एक भी जीवन इस डिज़ास्टर के दौरान या किसी इंसिडेंट के दौरान बचा सकें तो दैट इज़ अ मेजर सक्सेस फॉर अस। अभी कुल्लू मनाली में भी काफ़ी नुकसान हुआ, मणिमहेश में भी काफ़ी नुकसान हुआ। जी जी। तो इनमें से आप क्या देखते हैं, सबसे चैलेंजिंग जो है आपके लिए कौन सा क्षेत्र रहा? जी, देखिए, जैसे कुल्लू मनाली का जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे अभी हाल ही में एक इंसिडेंट ये था कि कुछ लोग जो है वो मलबे के नीचे दब गए, घर उनके कोलैप्स हो गए। वहाँ पे सैडली कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था जब तक हम पहुँचे। तो उनकी डेड बॉडीज़ को निकालना जो हमारी प्राथमिकता थी। बट मणिमहेश का जो है वो एक बहुत चैलेंजिंग मेरे को इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा 15,000 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ फंसे हुए थे। वो सभी जीवित थे। अगर हम और उसमें देरी करते तो और नुकसान भी हो सकता था, जाने जा सकती थी। तो वो वहाँ पे मेरे को भी जाने का मौका मिला, फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज करने का मौका मिला। मैं भी मणिमहेश जाके आया था, बट ये एक अंदेशा नहीं था कि इस तरह का इतनी बड़ी आपदा वहाँ पे आ जाएगी। तो जो 15,000 लोग वहाँ पे फंसे हुए थे उनमें पैनिक होता है, वो परेशान होते हैं, इतना पानी, इतना, और श्रद्धालु इस सोच से नहीं आता कि इस तरह का कुछ हो जाएगा। तो सबसे डिफ़िकल्ट यही रहा कि उन लोगों को किस तरह से इवैक्यूएट किया जाए, सेफ जगह पहुंचाया जाए। खैर हमारी टीम्स ने जो है अंत में 3,000 लोगों को जो है वो जिप लाइन के थ्रू, क्योंकि इतना पानी आया है कि छोटे मोटे जो ब्रिजेज़ होते हैं वो भी बह गए थे, तो जिप लाइन के थ्रू या मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के थ्रू जो है हड़सर से आगे भरमौर तक पहुंचाया। पर एक मणिमहेश को जाने के लिए एक परिक्रमा वाला रूट भी है जिसमें लोग जो है बहुत कम जाते हैं, पर वो कुक्ति गांव से होता हुआ जो है पीछे से एक डिफ़िकल्ट टेरेन वाला एरिया है। जब आपदा ना हो तब भी वो डिफ़िकल्ट है। तो इस एरिया से जब हमारी टीम गई तो वो 8 लोगों को वहाँ से जीवित बचा के आई, जिसमें से 4 लोग नागपुर के थे, 2 लोग सहारनपुर और बाकी 2 लोग जो है चंबा ज़िले के थे। तो वो एक बहुत बड़ी मैं सक्सेस मानता हूँ, क्योंकि हमारी टीम जो है ऐसी जगह पे जाके अगर किसी व्यक्ति को, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि उन लोगों को शायद उम्मीद भी रही होगी कि हमको कोई बचाने आएगा। तो जब उन्होंने हमारी टीम को देखा होगा तो मुझे अंदेशा है कि वो काफ़ी राहत फील की होगी उन्होंने। उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व थे और वो बच्चों को भी वहाँ से पहुँचाना वापस एक बहुत अलग ख़तरा हो जाता है। महिलाएं थी। तो ये जो 8 लोगों को हमने वहाँ से उस एरिया से निकाला है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही हमारी टीम। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि नेचुरली ज़िंदगी सबको प्यारी होती है और जब आपकी टीम वहाँ पहुँचती होगी तो उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, तो कभी लोग जो हैं वो भड़क भी जाते होंगे। बिल्कुल। कि पहले आप हमारा कीजिए, जैसे जी। तो उस समय क्या सिचुएशन को कैसे संभालते हैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह की सिचुएशन संभालना? देखिए, ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर है। आप अगर ऐसी जगह पे फंसे हैं जहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आपके खुद के जीवन पे खतरा है, तो लोगों का नाराज़ होना, भड़कना या अपना गुस्सा दिखाना हाँ हुआ है, अक्सर हुआ है, कई बीच पर होता भी है। इसीलिए हमारे को साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग लेना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पुलिसिंग में तो ये बहुत अक्सर होता है इनफैक्ट, बट एसडीआरएफ थोड़ा सा इस तरह का पॉजिटिव काम है कि आप सिर्फ बचाने ही जा रहे हो, भावना भी जुड़ी होती है, लोगों की संभावनाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं जी। तो ऐसे मौके पर ये ऐसा होता है, बट आई थिंक एक ट्रेंड व्यक्ति होने के नाते जो है
उस मौके को कैसे संभालना, कैसे आश्वासन देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और प्रोफेशनल होने के नाते आई थिंक इन चीज़ों से डील करना जो है हमारे लड़के जो है काफ़ी अच्छी तरह से अब ऑपरेशंस के बाद खासकर जो है काफ़ी सीख चुके हैं। कितने आपके उसमें पूरे हिमाचल की अगर बात कर ली जाए तो जी एसडीआरएफ में कितने जवान हैं इस समय, और क्या और जी। ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की भी ज़रूरत है एसडीआरएफ को? जी देखिए, जो हमारे सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 326 है अभी, जिसको हम पूरे प्रदेश भर में खासकर 3 जगहों पे हम स्टेशनड है हमारी टीम्स, शिमला, मंडी और कांगड़ा। उसमें से अभी 206 के आसपास जो है हमारे लोग रेगुलर तैनात हैं। अगर बात की जाए कि ये सफिशेंट है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से जिस तरह से 2025 में हमने इंसिडेंट देखा या हमारे बिजीनेस देखी, तो उसके हिसाब से आई थिंक इसको स्ट्रेंथन करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं, 2020 में हमारे जो एसडीआरएफ सेटअप हुई थी तब से अब तक हमारे 2023 में हमारे पास लगभग 55 ऑपरेशंस हुए, 2024 में हमारे लगभग 72 ऑपरेशंस हुए, और अभी सर्दियां आनी हैं, मौसम और अभी कई महीने बचे हैं। हम 70 के ऊपर जो है ऑपरेशन कर चुके हैं इसी साल, और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में भी हमारे काम लगातार बढ़ते रहेंगे, क्योंकि पूरे साल भर ही एसडीआरएफ का काम तो 12 महीने चलता है। बर्फ होती है, उस समय भी सैलानियों की खबर आती है फंस रहे हैं, उस समय भी एसडीआरएफ जो है वो वहाँ पहुँचती है। तो एसडीआरएफ ही निकालती है उनको, या फिर ज़िला प्रशासन अपने हिसाब से भी कॉल ले सकता है, या एसडीआरएफ जो है शुरुआत में ही चले जाती है, या फिर सरकार बाद में बोलती है कि आप जाइए, इस जगह पर जाइए? जी देखिए, मैकेनिज़्म ये है अभी कि जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कॉल लेती है कि एनडीआरएफ को या एसडीआरएफ को बुलाना है नहीं बुलाना। अच्छा। तो वो अगर ये सोचते हैं कि ये मौका या ऐसी जगह है जहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स या लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं इन चीज़ों के लिए अभी सक्षम नहीं हैं और उनको स्पेशलाइज्ड रिस्पांस की ज़रूरत है, तो वो एसडीआरएफ को बुलाते हैं और एसडीआरएफ हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। कई जगह, जैसे आपने सर्दियों की क्योंकि चर्चा की, तो सर्दियों में ये बिल्कुल सही बात है कि कई ट्रैकर्स, कई लोग जो हैं ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे मौसम ख़राब हो जाए या उनको कोई इंजरी हो जाए या कोई उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो वो फंस जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे जाके उनको रेस्क्यू करना जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा काम जो है अभी आने वाले कुछ महीनों में रहेगा। अच्छा, इसमें ड्रोन और डिजिटल मैपिंग, इन चीज़ों की कितनी मदद आप लेते हैं? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। हमने अभी 2 ड्रोन जो है, लॉजिस्टिक ड्रोन जो है, बहुत ज़्यादा यूज़ किए अपने इस डिज़ास्टर के दौरान। लॉजिस्टिक ड्रोन हमको इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पुलिसिंग में अक्सर जो है सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस वाले ड्रोन यूज़ होते हैं। हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक ड्रोन इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमको कई बार कुछ ऐसी चीज़ें, चाहे वो लाइफ सेविंग लाइफ जैकेट्स हो गई, दवाइयाँ हो गई, कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट हो गए, इवन राशन हो गए, वो चीज़ें जो है वहाँ पहुँचानी होती हैं, लोगों तक पहुँचानी होती हैं। तो ये इसमें बहुत यूज़फुल है। ड्रोन तो वैसे भी, जैसे बर्फ़ों में भी कोई ट्रैकर्स भी कभी कभी चले जाते हैं, बर्फ़ ज़्यादा पड़ी होती है हाइट पे, जी, तब भी ड्रोन की मदद लेते हैं। ड्रोन वहाँ तक पहुँच जाते हैं क्या? कितनी हाइट तक आप ड्रोन को पहुँचा सकते हैं? हम ड्रोन्स को हर जगह यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल, आप चूड़धार एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक है हमारा, वहाँ पे कई लोग फंसते हैं। हमने ड्रोन्स वहाँ पे बहुत सक्सेसफुली यूज़ किए क्योंकि एरिया बहुत वास्ट है और उसका जब एक एरियल सर्वे होता है तो हम लोकेट कर पाते हैं लोगों को। तो इट इज़ वेरी यूज़फुल और ड्रोन्स को हम यूज़ भी कर रहे हैं। आपने क्योंकि जीआईएस बेस्ड या मैपिंग की बात भी की, तो उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। लोग जितना उसको यूज़ करेंगे, हमने हॉटस्पॉट्स मैप किए हैं, जैसे जहाँ पे अक्सर हर साल कोई ना कोई डिज़ास्टर आता है, तो हम बरसात के दौरान या ऐसे मौसम के दौरान, मानसून के दौरान जो है अपने लोगों की प्री पोजीशनिंग उसके पास कर देते हैं ताकि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो और कम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुल्लू में हमारी या सैंज में या कोई ऐसी जगह पे हमारी टीम की ज़रूरत पड़ी थी पिछले 2 सालों में, तो हम उनको और नज़दीक खड़ा करेंगे इंस्टेड ऑफ मंडी में, ताकि जो 2 या 3 घंटे हमको एक्स्ट्रा वहाँ से जाने के लिए लगेंगे वो हमारे को और घट जाए। तो रिस्पॉन्स टाइम घटाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैपिंग और ये चीज़ का काम जो है, बैकग्राउंड का काम जो है, बेसिकली ये इसमें बहुत हेल्प करता है ड्रोन का डेटा एनालिटिक्स में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि जैसे कई ऐसी खबरें भी आती हैं कि कोई कहीं नहाने चला गया, खड्ड में चला गया, वहाँ डूब के मर गया, या बच्चे जो हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं घूमने जाते हैं, बाहरी राज्यों से भी आते हैं यहाँ पर, ऐसी खबरें भी बहुत होती हैं जी। तो उस समय कितना चैलेंजिंग रहता है? अगर ज़्यादा दिन निकल गए हो, मान लीजिए 2 या 3 दिन हो गए हैं, तो उम्मीद कितनी रहती है बचने की, और चैलेंजिंग कितना रहता है एसडीआरएफ के लिए? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो वाटर रिलेटेड रेस्क्यू है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि
ये बहुत एक डेंजरस टाइप ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको कंपेयर करूं किसी माउंटेन रेस्क्यू से, तो माउंटेन रेस्क्यू में अक्सर लोगों को जीवित बचाने का एक बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं नॉर्मली कहीं शेल्टर ले लेंगे या रुक जाएंगे या कुछ होगा। वाटर रेस्क्यू एक बहुत डेंजरस है, क्योंकि लोगों का डूबने का और इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो फेटल होते हैं और फेटल प्रूव भी करते हैं। अक्सर आई थिंक सक्सेस रेट हमारा वाटर रेस्क्यू में बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली। तो डीप डाइविंग इक्विपमेंट और वाटर बोट्स और बाकी अन्य वाटर रेस्क्यू इक्विपमेंट्स की मदद से हम यूजुअली बॉडीज़ रिट्रीव तो कर पाते हैं, पर जीवित व्यक्ति को बचाना जो है वो अनलेस कहीं ऐसी जगह पे फंसा है, फॉर एग्जांपल किसी टापू में फंसा है या उसको पानी क्रॉस करवाना या घिर चुका है, वहाँ पे हमारे सक्सेस रेट अच्छे रहते हैं। बट आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज कि किस तरह से जीवित बचाया जाए वाटर रेस्क्यू। चांसेस कम रहते हैं अगर बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे एक्सपीरियंस में। तो आई थिंक वी हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंज इन दिस रिस्पेक्ट। जो लोकल लोग रहते हैं, स्थानीय लोग जो रहते हैं, कहीं पे भी अगर रेस्क्यू करने जा रही है एसडीआरएफ की टीम, जी, तो उनका भी सहयोग लेना ज़रूरी बन जाता है एसडीआरएफ के कि खुद इतने सक्षम है कि सब कुछ खुद ही कर लेते हैं, या फिर और सपोर्ट भी लेने की ज़रूरत रहती है अलग अलग रेस्क्यू के दौरान? कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें। देखिए, कम्युनिटी तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर से भी पहली रिस्पॉन्डर है, क्योंकि सबसे पहले अफेक्ट कम्युनिटी होती है। अगर किसी के भी इलाके में बाढ़ आ गई या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो गया, अर्थक्वेक फॉर एग्जांपल विच इज़ आल्सो कॉल्ड मदर ऑफ ऑल डिजास्टर्स, उस तरह का कोई भी इंसिडेंट आ गया तो सबसे पहले तो कम्युनिटी को ही सक्षम होना पड़ेगा। सरकारी एजेंसीज उसके बाद आएंगी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स उसके बाद आएंगे और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज तो उसके भी और भी बाद आएंगी। तो कम्युनिटी का रोल इसमें बहुत अहम है और हमारा रोल उनको ट्रेन करने में है। कम्युनिटी लोग मदद करते होंगे उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, लोग मदद करते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लोग सामने आते हैं और हमारे वॉलंटियर्स हैं कई। आपदा मित्र जो है एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो है एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है उन वॉलंटियर्स को जोड़ने का। सिविल डिफेंस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसीलिए क्रिएट की गई हैं ताकि कुछ लोग तो कम से कम हमारी कम्युनिटी में ट्रेंड हो बचाव करने का, जब तक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वहाँ तक ना पहुँचे। तो कम्युनिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने कहा कि जब प्राकृतिक आपदा खास तौर पर आती है, बादल फटता है या भूस्खलन होता है, तो उसमें जो लोग बचते हैं, चाहे बच्चे या खासतौर पर महिलाएं, जी, उन्हें थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें भी होती हैं बाद में, क्योंकि कपड़े नहीं होते हैं, बचते हैं या गीले हो जाते हैं या जी सब कुछ बह जाता है। इसके लिए कुछ और आपको लगता है करने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से भी या एसडीआरएफ की तरफ से भी, कि ताकि उस तरह का रिलीफ जो है उनको पहुंचाया जाए जिनका सब कुछ बह गया, खास तौर पर अगर जो बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें उसके लिए? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने छेड़ा है। ये थुनाग का और जंजैली गोहर का जो एक्सपीरियंस है वही अगर मैं आपको बताऊं, तो वहाँ पे जैसे एक तो मैंने कहा कि बच्चों के कपड़े जो है वो इतने गीले हो गए, इतने भीग गए कि उनके पास रिप्लेस करने के लिए कपड़े भी नहीं थे। ऊपर से आपको पता है कि पहाड़ी इलाके में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको पहनाएं तो पहनाएं क्या। बिल्कुल, वो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। कच्चा राशन जो है फॉर एग्जांपल लोगों को तो हमने पहुंचा दिया, पर वहाँ पे अगर आपके पास आपकी गैस और ये सब नहीं है, लकड़ी भी गीली है, आप उसको पकाएंगे भी कैसे। फिर साथ ही साथ जैसे महिलाएं हैं खासकर, चलो पुरुष तो फिर भी किसी तरह हैंडल कर लेगा, पर महिलाओं की डिग्निटी का सवाल है। आपके कपड़े भीग गए, आपके जो बचे हुए कपड़े थे वो बह गए, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मानवीय समस्या भी सामने आती है और ये हमने प्रैक्टिकली भी वहाँ पे देखा। साथ ही साथ जो वृद्ध हैं हमारे, उनकी दवाइयाँ जो हैं वो दवाइयों पे डिपेंडेंट है। आप हॉस्पिटल तक जा नहीं सकते ऐसे मौके पे, क्योंकि सड़कें नहीं हैं, आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, तो उनको भी दवाइयों की आवश्यकता है। तो इसके लिए नेशनल लेवल पे एक नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ का एक रिज़र्व जो है वो रखा जाता है। यानी उसमें जो है सभी इस तरह की आइटम्स जो कि आपदा के दौरान, आपदा होने के बाद जो लोग बच गए उनकी मदद के लिए यूज़ करते हैं। उसमें एनडीआरएफ ने डिग्निटी किट्स भी बनाई हैं। डिग्निटी किट्स, उसका ये मतलब है कि जिसमें नॉर्मल कपड़े, छोटे मोटे चीज़ें ऐसे जो एक व्यक्ति को जो एक डिज़ास्टर ग्रस्त इलाके में बच गया है उसके लिए पहुंचाई जा सकें। हालांकि वॉलंटियर इसमें बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं। आपने पंजाब में देखा होगा कई लोग जो है सामने आए, हिमाचल में आपने देखा होगा पूरे स्टेट भर से लोग जो सामने आए लोगों को दान करने के लिए, लोगों को चीज़ें, राहत सामग्री प्रोवाइड करने के लिए। पर इस तरह की चीज़ जो है स्टेट गवर्नमेंट भी रख सकती है और उसका एक प्रपोजल भी है जिसको हम SDRR बोल रहे हैं। तो SDRR क्रिएट करने की भी पहल जो है वो हम SDRF के थ्रू करेंगे और सरकार भी इसको जो है वो एक बार जब एक कॉर्पस तैयार हो जाएगा तो आपदा के दौरान जो इन तरह की चीज़ें होती हैं जो कि एक डिग्निटी
खाने पीने की सामग्री, इस तरह की चीज़ें जो है उनको टाइमली प्रोवाइड की जा सके, ताकि अच्छा, हम ये प्रपोजल है, ये बिल्कुल होने वाला बिल्कुल, ताकि हम किसी बाहर के और अन्य व्यक्ति को की पूरे उस पर रिलाय ना करें और ख़ुद भी कोई एक इमीडिएट, और ये जो तरीका है, ये जो चीज़ है, ये पूरे देश भर में तो खैर एनडीआरएफ कर रही है, बट पूरे वर्ल्ड में इट इज़ बीइंग फॉलोड इन लॉट ऑफ प्लेसेस। जापान में फॉर एग्जांपल एक बहुत इसका मैकेनिज़्म है बना हुआ, जहाँ पे रिलीफ की सामग्री जो है जो रिस्पांस फोर्सेस हैं उनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। जैसे ही कोई आपदा आई या कोई जो बच गए, उनको ये चीज़ें वो इमीडिएटली मतलब एक रिजर्व में ये चीज़ें रहेंगी, और कुछ अगर होता है खासा तो वहाँ पर ये चीज़ें पहुँचाई जाएंगी, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है, जो अभी तक हमारे स्टेट में नहीं है। तो एक मैकेनिज्म बन जाएगा तो वी विल बिकम, आई थिंक, द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सच ए थिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका उसी का ज़माना अब शुरू हो रहा है जी। तो इसमें क्या एआई का भी इस्तेमाल होगा आने वाले समय में, और किस तरह से एआई टेक्नोलॉजी जो है काम करेगी रिलीफ के लिए? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब इनएविटेबल जैसी चीज़ है, जैसे हमारे आज की डेट में टेक्नोलॉजी के बिना कोई चीज़ छूटी नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। एसडीआरएफ में भी हमने जो एनालिसिस किए हैं, हम जो डेटा टीम की डिप्लॉयमेंट, प्री डिप्लॉयमेंट, इन तरह की चीज़ें हैं, वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा का यूज़ करके जो है वो ऑलरेडी कर रहे हैं। और फ्यूचर में हमारी इस तरह की ऐप्स डेवलप करने का एक प्लान है, जिससे हम लोगों की सेफ्टी एक बहुत मेजर इशू है। एक आइडियल सिनेरियो तो हमारे लिए ये रहेगा जब एसडीआरएफ की आवश्यकता ही ना पड़े, जब लोग जो हैं सेफ सिक्योर रहें आपदा के दौरान भी। और वो तब हो सकता है जब लोग जो इस तरह की आपदा में, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ प्रैक्टिकली, तो एक माउंटेन के लिए ट्रैकर जा रहा है माउंटेनियरिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल, तो वो अगर एक कोई ऐप यूज़ कर सके और हम उनको ये बता सकें कि कौन सी सेफ़ जोन है, कहाँ से बाहर नहीं जाना, कौन सा अच्छा एरिया है, तो आई थिंक वो लोग भी सेफ़ रहेंगे। तो इसके लिए हम GIS बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। हमने मनीमेश में भी एक एप्लीकेशन इस तरह की बनाई थी और यूज़ करने की कोशिश थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो हमारा पायलट था, बट अनफॉर्चुनेटली आपदा इतनी बड़ी आई कि हमारे सिग्नल चले गए, सब कुछ चले गए। तो उसको हम इस तरह से प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पाए, बट हमारी टेस्टिंग ज़रूर होगी शुरू के कुछ दिनों में। तो आई थिंक फ्यूचर में वी विल डेफिनेटली नीड इट, और उसको क्रिएट भी करेंगे हम। लेकिन अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सिग्नल चले गए, तो उस समय तो वो ऐप भी काम नहीं कर पाएगा फिर? नहीं, और टेक्नोलॉजीज़ हैं, देयर आर अदर टेक्नोलॉजीज़ जो कि बिना सिग्नल के भी डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं आज की डेट में, सैटेलाइट के थ्रू, GPS के थ्रू। और वो अगर इंटीग्रेट हो जाएंगे तो आई थिंक हमारे स्टेट में जैसे कई जगहों पे सिग्नल तो जाहिर सी बात है आता ही नहीं, और आपदा के दौरान तो और डिफ़िकल्ट होता है ऐसी चीज़ों का आने का। बट आई थिंक ये टेक्नोलॉजीज़ ऑलरेडी वर्ल्ड में हैं और यूज़ हो रही हैं। वी जस्ट हैव टू अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है बस उसको हमने, तो आई थिंक वो फ्यूचर में वी कैन डू। तो एसडीआरएफ को कोई डायरेक्टली कॉल आम जन से कर सकता है क्या, जब अगर कोई आपदा आ जाती है या लगता है कि अब वो फंस चुका है पूरी तरह से? जी जी। फॉर एग्जांपल ट्रैकर हो गया, जी जी, या कोई टनल होती है उसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं, खास काम करने वाले। हाँ जी। तो क्या डायरेक्ट भी एसडीआरएफ को कांटेक्ट कर सकता है कोई? देखिए, डायरेक्ट कांटेक्ट वैसे तो कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कांटेक्ट करना जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। कारण ये कि जो लोकल रिस्पांस एजेंसीज़ हैं, क्योंकि हमारी लोकेशन बहुत स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल हम अगर शिमला की बात करें, हम शिमला में हैं और इंसिडेंट ठियोग में हुआ, तो ठियोग की जो लोकल फायर सर्विस होगी या पुलिस होगी या होमगार्ड होंगे, उनका रिस्पांस हमसे कम से कम 1.5-2 घंटा तो पहले ही होगा। कोई तो नंबर जारी नहीं है एसडीआरएफ का? नहीं, नंबर जारी नहीं है। हमको अभी मैकेनिज्म यही है कि DDMA जो है वो हमको कॉल करेगी, हम वहाँ जाएंगे जब ये स्थिति जो है थोड़ी सी और गंभीर हो जाए। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कम्युनिटी के साथ जो जुड़ाव है, जिसमें हमको एसडीआरएफ इनवाइट कर सकती है, वो है कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का स्कूल है, स्कूल में बच्चों को अर्थक्वेक से कैसे बचना, उसकी ट्रेनिंग देनी है। मेरा सवाल भी था कि आपने कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम की बात की, तो आप क्या सलाह देंगे अपनी तरफ से ताकि लोग सुरक्षित रहें? क्योंकि जहन में होता नहीं किसी के कि अभी ये हमारे साथ ऐसी कोई घटना हो जाएगी, प्राकृतिक आपदा आ जाएगी और उसमें खुद फंस जाएंगे, तो क्या सलाह रहेगी? क्योंकि हर वक्त तो कोई खुद भी अपने लिए भी कोई जागरूक नहीं रह सकता। जी जी, सुरक्षित रहें लोग, उसके लिए क्या टिप्स? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि डिज़ास्टर जब भी होता है तो सबसे पहले हमको अपनी खुद की रक्षा करनी है। अक्सर ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि लोग सोचते हैं कि सरकार आए, सरकार की एजेंसीज़ आएँ, बट एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होती है कि सरकार जो है, सरकार की एजेंसीज़ जो हैं इमीडिएटली वहाँ पे तब पहुँचें जब तक काफ़ी नुकसान हो भी चुका होता है। तो कम्युनिटी को तो सबसे पहले ट्रेन होना है, और इस गंभीरता को जब तक कम्युनिटी के लोग अपने जहन में नहीं डालेंगे,
तब तक बचाव होना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहले तो अपना टेम्परामेंट इससे बदलें कि नहीं, ये कई बार होता है अक्सर कि नहीं कुछ नहीं होता, देख लेंगे अगर कुछ होता है, तो ये एटीट्यूड सबसे पहले तो बदलना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे कम्युनिटी अवेयरनेस कार्यक्रम जो है पूरे साल चलते हैं। मॉक ड्रिल्स कराती है राज्य सरकार, कराती है एनडीएमए कराती है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ कराती है। तो मॉक ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करना और उसको गंभीरता से लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हम आगे ये प्रपोज़ कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक हमारी मीटिंग भी लाइंड अप है, जिसमें ये हमने प्रपोज़ किया है कि हर स्कूल में कम से कम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसमें क्योंकि हम इतने लोग या कम्युनिटी अवेयरनेस करने के लिए हम इतने लोग हैं नहीं कि हर स्कूल में जाके ट्रेन कर सकें, तो हर स्कूल में अगर 2-2 टीचर भी इसमें एक जिम्मेवारी लें और ट्रेंड हों डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कैसे, फॉर एग्जांपल मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर का वो है, किसी को एक हार्ट अटैक आया तो किस तरह से बचाना है, किसी को अगर फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक के दौरान इवैक्यूएट किस तरह से करना है या खुद को कैसे बचाना है, उसकी जानकारी हम एक टीचर के माध्यम में देंगे। और वो टीचर जो है अगर हफ्ते में 2 दिन भी अपनी मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को उसके बारे में जानकारी देगा, तो मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले फ्यूचर में डिज़ास्टर रिलेटेड अवेयरनेस हमारे यहाँ पे बढ़ेगी। लोग सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन लेना चाहिए ऐसे अवेयरनेस। देखिए ये ह्यूमन नेचर है, लोग सीरियसली तो अब जैसे हमारे ये इंसिडेंट हुए तो उसके बाद तो लेंगे, पर धीरे धीरे जहन से बात चली जाती लोग रहने वाले थे, जी 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 जी, तो जहन से थोड़ा चला जाता है, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए हमारे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं। उसको अटेंड करना ज़रूरी है, एक चीज़ को बार बार रिपीट करना। हमने कई वीडियोस देखे हैं, जापान में फॉर एग्जांपल ये एक बिल्कुल सिस्टम बना हुआ है कि स्कूल्स में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है। उसका कारण ये है कि जापानीज़ आइलैंड्स जो हैं वो बहुत अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो वहाँ पे क्योंकि उनको पता है कि हर साल ये कुछ ना कुछ आना है, तो हम ट्रेंड रहेंगे। उसी तरह से हिमाचल में भी कम्युनिटी अगर हमारे साथ जुड़ेगी, राज्य सरकार के साथ जुड़ेगी, एसडीएमए के साथ जुड़ेगी और इन मॉक ड्रिल्स में और इन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, तो डेफिनेटली दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि टेक्नोलॉजी साथ ना दे जी, और कहीं आप समय रहते पहुंच पाते तो कोई बच जाता जी, लेकिन लेट पता चला, या आपके सामने कोई ऐसी किसी ने अपनी जान गंवाई हो, इस तरह कभी कभी वाक़या आपके सामने हुआ है? देखिए ये हमारी टीम के साथ अक्सर होता है। इनफैक्ट ये तो पुलिसिंग में बहुत कॉमन इंसिडेंट्स होते हैं, जहाँ पे आप कई बार सोचते हैं बाद में कि काश हम और पहले आगे होते और जल्दी पहुंच जाते, बट खैर ह्यूमन लिमिटेशंस हैं, हर तरह के लिमिटेशंस हैं इन चीज़ों में, और ये होता भी है अनफॉर्चुनेटली। जैसे जहन में आता हो कि अगर पहुंच जाते। देखिए अभी हमारा एक इंसिडेंट हुआ था रिसेंटली, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ का धर्मशाला का, जहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि 2 ब्रिटिश नेशनल्स जो हैं वो त्रिउंड के ऊपर कहीं एक बहुत ट्रैकिंग के एक रिमोट एरिया में जाके फंस गए। तो वहाँ पे हमारी टीम गई, हमारी टीम वहाँ मौके पे पहुँची। वो बहुत दुर्गम इलाका था, वहाँ पे एक टीम गई, फिर उसके पीछे एक बैकअप टीम हमको भेजनी पड़ी क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट एरिया था। जो व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट था, इंजर्ड फॉरनर, उसको हम बाहर वापस नीचे इतनी दूर से वापस लाना था क्योंकि उसकी इंजरी थी। एटलीस्ट हम तो फर्स्ट एड, मतलब हमारी टीम तो फर्स्ट एड ही दे सकती है। जो एडवांस मेडिकल सपोर्ट है वो देने के लिए तो प्रोफेशनल डॉक्टर्स ही वो कर सकते हैं। तो ये 2 साथी जो इकट्ठे वहाँ ट्रैकिंग पे गए थे, तो उनमें से एक व्यक्ति जो है काफ़ी बीमार था, तो उसको बहुत हमारी टीम ने कोशिश की नीचे तक, सेफ़ एरिया तक, हॉस्पिटल तक पहुँचाने की। हमारी 3 टीमें लगी, उसमें हमारे 5 लड़के जो इंजर्ड भी हुए, क्योंकि खुद इस इलाके में पहुँचना और वहाँ वापस आना ही डिफ़िकल्ट है, पर एक इंजर्ड व्यक्ति को उठा के वापस लाना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक हम वापस आते, अनफॉर्चुनेटली नीचे तक पहुँचते पहुँचते उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो वी कुड ओनली सेव 1 पर्सन, दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ये जहन में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमेशा रहती हैं लोगों की, बट फ्यूचर में इस तरह का इंसिडेंट ना हो उसके लिए हम कुछ एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जिसमें ऐसे इलाकों में, खासकर जो हमारे ट्रैक्स हैं, दुर्गम इलाके के ट्रैक्स हैं, टफ़ ट्रैक्स हैं, वहाँ पे अगर हमारे रेस्क्यू हट्स फॉर एग्जांपल अगर क्रिएटेड हों, जो कि दूर से दिख जाएं और एक व्यक्ति को उसकी लोकेशन पहले से मालूम हो, तो जब तक रेस्क्यू टीमें वहाँ पे आई, मान लो भगवान ना करे कोई इंजर्ड हो गया, कोई फंस गया, तो एटलीस्ट उस अगर रेस्क्यू हट से या इमरजेंसी हट तक पहुँच जाए, वहाँ पे रह ले, और जब तक टीम आएगी तब तक उसको सर्वाइव करने का एक मौका मिल जाए, कम्युनिकेशन का कोई इक्विपमेंट मिल जाए, तो आई थिंक हमारी जो सक्सेस रेट ऑफ सेविंग लाइव्स इसमें
सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। रेस्क्यू हट जी। मतलब आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ फैसिलिटीज़ भी रहेंगी रेस्क्यू हट। बेसिक फैसिलिटी हो। आप ऐसे ख़राब मौसम में और ख़राब मेडिकल कंडीशन में अगर आपको एक कैबिन मिल जाए जहाँ पे आप कम से कम सुरक्षित थोड़े टाइम के लिए रह सकें। ठंड का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम रहता है सर्दियों में, जहाँ हाइपोथर्मिया है, इसका डर रहता है। आपकी अगर इंजरी हो गई है तो आपको एक छोटी सी मेडिकल किट भी मिल जाए तो आपको राहत मिल सकती तो है। वो भी रेस्क्यू हट भी वो हमारा हाँ एक प्रपोजल है कि किसी तरह से इन रिमोट एरियाज़ में अगर कोई इस तरह का रेस्क्यू हट या कोई ऐसा बन जाए, कम्युनिकेशन भी होगा जहाँ पे। कम्युनिकेशन हो जाए। लोगों को अक्सर पता नहीं चलता कि कौन है कहाँ, ढूंढने में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये व्यक्ति गया तो गया कहाँ। तो इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे साथ होते रहते हैं और टीम्स के साथ होते रहते हैं, बट फिर भी हमारी टीम जो है वो इसमें लगातार काम कर रही है और इम्प्रूवमेंट्स हम ला रहे हैं सिस्टम। एक CSSR का जो कंपटीशन हुआ था गाज़ियाबाद में, उसमें बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया था हिमाचल की SDRF की टीम ने। जी तो क्या उसमें एक्सपीरियंस रहा आपका और किस तरह से बेहतर प्रदर्शन कर पाई टीम? जी देखिए, NDRF ने गाज़ियाबाद में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जिसमें कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू अच्छा। की टीम्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यानी जैसे अर्थक्वेक आया और कुछ बिल्डिंग गिर गई, एक सिनेरियो बेस्ड इवेंट था ये। तो उसमें पूरे प्रदेश भर के राज्य भर के सभी राज्यों के लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, SDRF टीम्स ने। नॉर्थ जोन का कंपटीशन पहले गाज़ियाबाद में हुआ और उसमें हमारी टीम जो है फ्लाइंग कलर्स के साथ फर्स्ट आई। फिर उसके बाद नेशनल लेवल का कंपटीशन हुआ, उसमें भी हमारी टीम जो है वो उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो क्योंकि हम इस कंपटीशन में अंडरडॉग्स थे, हमारे से ज़्यादा बेहतर टीम्स चाहे वो उत्तराखंड की हों या गुजरात की हों, आंध्र प्रदेश की हों, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और उनका एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हमसे कहीं ज़्यादा है। वो 15-15, 20-20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस या सेटअप्स हैं। उसके बावजूद जो है हमारी टीम जो है उसमें प्रथम स्थान पा पाई, ना केवल नॉर्थ इंडियन कंपटीशन में, जोनल कंपटीशन में, बल्कि नेशनल कंपटीशन पे भी। इससे हमारे लड़कों का मोराल भी बहुत बड़ा है। हमारे लड़के, हमारी टीम्स जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत करके जो है और वेल ट्रेंड हमारी टीम है। इक्विपमेंट की भी हमारे पास काफ़ी अब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो हमारा वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और जो हमारी टीम्स हैं उनको मोटिवेशन बहुत मिला। वही एक कारण है कि 2025 में आई थिंक हमारी मोटिवेशन लेवल इतना हाई था कि जब तक ऑपरेशंस पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुए, हमारी टीम्स जो है वहाँ से मौका छोड़ के गई भी नहीं, डटी रही और उनको एक पॉइंट भी प्रूव करना था कि हम कम से कम नेशनल लेवल पे फर्स्ट आने वाली टीम जो है ऑपरेशंस में सक्सेसफुली काम करें। ऐसे में आगे ऑपरेशंस करने में भी जो है वो एक बूस्ट रहता है सब में। जी 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 बिल्कुल। आप अपने लिए ही एक अगर लेवल इस तरह का अपना हाई रखेंगे तो आप उससे नीचे आने की कोशिश नहीं करते। तो यही मेरी उम्मीद थी और हमारी टीम बिल्कुल उस पर खरी उतरी और उन्होंने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरियाज़ में जहाँ पे उनको खुद की जान का खतरा था, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों की सेवा की। चलिए, अरिजीत सेन ठाकुर जी, आपने वक्त निकाला मोहित डायरीज़ के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी।